यूनानी राइटर्स की माने तो भारत पर सबसे पहला अटैक किसी राजा ने नहीं बल्कि सेमिरामिस नाम की रानी ने किया था। है ना चौंका देने वाली बात। दरअसल असीरिया देश के तत्कालिक राजा, जो उम्र में अभी इतने छोटे थे कि राजकाज संभाल नहीं सकते थे, सेमिरामिस उनकी संरक्षिका या यूं कह लीजिए कि उनकी बॉडीगार्ड थी। लोग कहते हैं अब हम कितने मॉडर्न हो गए। देखो तो आज की औरतें केवल घर तक ही लिमिटेड नहीं, अब तो वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। घर और बाहर हर जगह उन्हें बराबर का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अगर आप हमारे इतिहास में ज़रा झांक कर देखें तब आपको पता चलेगा उस टाइम की लेडीज़ के पास ज़्यादा पावर थी, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सीता स्वयंवर। आप सोच के देखिए, उस जमाने में औरतों को अपना पति खुद चुनने की आज़ादी थी। गायत्री, लोपामुद्रा जैसी औरतें यज्ञ करवाती थी। उन्हें परिवार और समाज से रिलेटेड सारे फैसले लेने की आज़ादी थी। खैर, हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सेमिरामिस जो कि असीरिया देश के राजा की बॉडीगार्ड थी, उन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। स्टार्टिंग की कुछ लड़ाइयाँ उनकी सत्यव्रत नाम के राजा के साथ हुई थी, जिसमें वो लगातार जीत भी हासिल कर रही थी। लेकिन क्योंकि वो अपने राजा की एक बॉडीगार्ड भी थी, तो पूरी तरह से युद्ध पर ध्यान देना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फाइनली बैटल के ठीक एक रात पहले उन्हें खबर आती है कि उनके राजा पे कोई हमला होने वाला है, इसलिए उन्हें जल्दी ही असीरिया वापस आना पड़ेगा। जिसके चलते पूरा ध्यान न होने की वजह से वो सत्यव्रत के साथ का आखिरी युद्ध हार जाती है। सत्यव्रत की गज सेना, मतलब उनकी जो एलिफेंट वॉरियर्स थे, उन्होंने सेमिरामिस की सेना को हरा दिया था और इसी हार के साथ उन्हें अपने देश वापस जाना पड़ा। भले ही रानी बैटल हार गई हो, लेकिन पहले के कुछ युद्धों में उन्होंने सत्यव्रत की सेना के चक्के छुड़वा दिए थे। ये बात लगभग 1811 से 1806 बीसी की मानी जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई ये नहीं मानता कि ऐसा भी कभी कोई युद्ध हुआ था, और क्योंकि इसका कोई प्रूफ भी नहीं है हमारे पास, तो इसे भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज भी नहीं किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी कोई रानी नहीं थी। रानी भी थी और उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी किए। बस भारत के इतिहासकारों ने इसकी कहीं भी कोई पुष्टि नहीं की कि राजा सत्यव्रत के साथ उनका कोई युद्ध हुआ था या नहीं। उन इतिहासकारों का यह मानना था कि उस टाइम पे ये पॉसिबल ही नहीं था कि कोई रानी शासिका, जो कि एक संरक्षिका भी थी, इतनी बड़ी सेना लेके युद्ध के लिए कैसे आ सकती थी। ये कहा जाता है कि सिकंदर को उस रानी की सैन्य अभियान की नॉलेज थी, इसलिए अपने भारत विजय की सारी योजना उन्होंने रानी सेमिरामिस की सैन्य अभियान के हिसाब से ही बनाई थी। जी हाँ, ये था भारत पे होने वाला दूसरा आक्रमण, जो कि एक यूनानी शासक सिकंदर ने किया था। सिकंदर भारत आया भी और उसने यहाँ पे जीत भी हासिल की। सिकंदर की भारत विजय ने बाकी फॉरेनर्स के लिए भी भारत आने के रास्ते खोल दिए थे, और इसके बाद तो ऐसा लगता था कि जैसे आक्रमणकारियों ने भारत को अपना घर बना लिया। कभी कोई आता तो कभी कोई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटिशर्स ने भले ही हमें 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखा, लेकिन मुगलों का टाइम भी हमारे लिए किसी गुलामी से कम नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में जिन्होंने भी आकर अपना बसेरा बनाने की कोशिश की, उन्होंने सिर्फ हमसे कुछ ना कुछ छीना हो, बल्कि उन्होंने ऐसा बहुत कुछ दिया भी है, जिसके लिए भारत आज भी उनका शुक्रगुजार है। आपने मौर्य वंश के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर आप उन्हें जानते हैं तो जाहिर सी बात है आपको चाणक्य के बारे में भी पता ही होगा। वैसे शायद ही कोई हो जैसे चाणक्य के बारे में पता ना हो। जब सिकंदर भारत आया तो भारत के लोगों में अफरा तफरी मच गई। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों? अरे, सिकंदर को लेकर यह बात फैली थी कि वो कभी कोई युद्ध हारा नहीं, और उसका दुनिया जीतने का सपना है, जिसके लिए वो भारत पर आक्रमण करने वाला है। इसलिए सिकंदर के आते ही सिंध की सेना घबरा जाती है। उन्हें लगा सिकंदर आया तो तबाही मचा के ही जाएगा। तो सेना का डर खत्म करने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सलाह दी कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमारी सेना का आत्मविश्वास फिर से बढ़ जाए और सिकंदर की सेना में थोड़ी अफरा तफरी मच जाए। और इसके लिए उन्होंने योजना बनाई कि चंद्रगुप्त भेष बदलकर उनकी सेना में जाएगा। चंद्रगुप्त ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि गुरु चाणक्य ने सुझाव दिया था। वो सिकंदर की सेना का रूप बनाकर उसकी सेना में जाते हैं और हर सैनिक से सिर्फ एक ही बात कहते हैं, मैंने सुना है कि भारत में बहुत बड़े बड़े हाथी हैं, हवा से भी तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं, और उनके पैदल सैनिक तो इतने बलवान हैं कि 20-20 लोगों को एक साथ मार सकते हैं। ऐसे ही न जाने कितनी बड़ाइयाँ की गई सिकंदर की सेना में, जिसका अंजाम यह हुआ कि उस सेना का मनोबल बिना युद्ध किए ही टूटने लगा और सिकंदर की सेना ने आगे जाने से मना कर दिया
और सिकंदर अपनी सेना को लेकर वापस लौट गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिकंदर के बाद सेल्यूकस ने दोबारा भारत पर अटैक किया था। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर की डेथ के बाद जब वो बेबीलोन का राजा बना तो उसने फिर से इंडिया पर अटैक किया। उस समय इंडिया में मौर्य वंश का परचम लहरा रहा था, इसलिए उसका युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से होता है और युद्ध का परिणाम यह था कि सेल्यूकस हार जाता है। चंद्रगुप्त बाद में सेल्यूकस की बेटी से शादी कर लेता है। इस कहानी को पूरी विस्तार से हम आपको आने वाले एपिसोड्स में बताएंगे कि आखिर कैसे मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस का आमना सामना हुआ। और कई लोगों का तो यह भी मानना था कि युद्ध सेल्यूकस से नहीं सिकंदर से हुआ था। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड्स में हम जानेंगे कि साइरस की भारत आने की क्या कहानी है